बच्चों हम हमारा थर्ड चैप्टर उत्पादन तथा लागत समाप्त कर चुके। हम सॉल्व कर रहे थे इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके और भी तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सॉल्व करने हैं। शुरू करते हैं हम 16वां प्रश्न। तो बच्चों 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है कि औसत लागत वक्र कैसा दिखता है और यह ऐसा क्यों दिखता है। हमने औसत लागत वक्र की चर्चा की थी। औसत लागत वक्र कैसा होता है? औसत लागत वक्र होता है यू आकार का। कैसा होता है औसत लागत वक्र? इस तरीके से बनता है, यू आकार का। अब इसमें पूछा है कि जो औसत लागत वक्र है वो यू आकार का होता है, वो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों इसलिए होता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की वजह से। हमने बताया था ना कि अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रारंभ में तो जो उत्पादन है, कौन सा उत्पादन? औसत उत्पादन। हम यहाँ औसत उत्पादन भी बना के दिखाएंगे कि औसत उत्पादन प्रारंभ में तो क्या है, बढ़ता है, उसके बाद घटता हुआ होता है। तो आप देख रहे हो कि औसत लागत वक्र कैसा है, यू आकार का, और जो औसत उत्पादन वक्र है वो कैसा है, उल्टे यू आकार का। तब जब औसत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है तो औसत लागत क्या होती है, घटती हुई होती है, क्योंकि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए लागतें क्या होती हैं, कम आती हैं। जब औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है तो औसत लागत एकदम कम हो जाती है, लेकिन जब औसत उत्पादन क्या होने लग जाता है, कम होने लगता है, तो लागतें क्या होती हैं, बढ़ती हुई होती हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की वजह से ही क्या होता है, औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे आईने में होता है ना, तो उस तरीके से दिख रहा है ना। औसत लागत वक्र का आईना है क्या, औसत उत्पादन वक्र, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको इसी तरीके से इसका आंसर लिखना है विद डायग्राम। औसत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर यू जैसा दिखता है। ये ऐसा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण दिखता है। जब परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार प्रथम अवस्था में औसत उत्पाद क्या है, बढ़ता हुआ होता है, तो औसत लागत कम होती है। तदुपरांत जब औसत उत्पाद घटने लगता है, औसत उत्पाद घटने लगता है तो औसत लागत बढ़ने लगती है। एसी वक्र एपी का कैसा होता है, आईने के चित्र जैसा होता है, यहाँ एपी और यहाँ एल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं। ये जो सारे वक्र हैं, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र एसएमसी, औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी, अल्पकालीन औसत लागत एसएसी, ये तीनों ही कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको तीनों को यू आकार का लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यों अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तनशील लागत वक्र को काटता है? जो ये है एबीसी वक्र, इसको कौन काटता है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र एसएमसी, इस तरीके से यहाँ पर काटता है। औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर, कौन से बिंदु पर काटता है, न्यूनतम बिंदु पर। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। क्यों? जब तक एमसी से ज़्यादा होती है एबीसी, तो एबीसी क्या होता है, कम। जब हम देख रहे हैं यहाँ शुरू वाले बिंदु पर हम देखते हैं कि एबीसी क्या है, ज़्यादा है एमसी से, तो एबीसी कम होता रहता है। एबीसी क्या होता है, घटता हुआ होता है। जब एमसी ज़्यादा होती है एबीसी से, तो एबीसी क्या होता है, बढ़ता हुआ। जब एमसी ज़्यादा है एबीसी से, तो एबीसी कैसा होता है, बढ़ता हुआ। जब एमसी बराबर एबीसी हैं, जब दोनों बराबर होते हैं इस बिंदु पर, एमसी बराबर एबीसी हैं, तब क्या होता है, एबीसी स्थिर होना चाहिए। स्थिर होना चाहिए तभी तो वो उसको काट पाएगा, और अपने न्यूनतम बिंदु पर ही वो क्या होता है, स्थिर होता है। पहले घटती हुई होती है एबीसी, उसके बाद बढ़ती हुई होती है। अपने न्यूनतम बिंदु पर ही क्या होती है, एबीसी स्थिर होती है, इसीलिए वहाँ उसके न्यूनतम बिंदु पर एमसी काटता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है? यहाँ पर क्या है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काट रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने एबीसी देखा था, इसमें एसी है। एसी को भी एमसी कौन से बिंदु पर काटता है, उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। अपने उत्तर के समर्थन में आपको कारण बताना है कि क्यों काटता है। जब औसत लागत स्थिर होती है तो उसका क्या होता है, न्यूनतम बिंदु होता है। इस बिंदु पर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बिंदु पर क्या होते हैं, एसी बराबर एमसी होते हैं। इसी बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है, क्योंकि यहाँ पर एसी स्थिर होता है और इसके स्थिर बिंदु पर ही एमसी उसको काटता हुआ ऊपर की ओर निकल जाता है।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? क्यों होता है? हमने अभी बताया ना, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर। 16वें क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ना कि ये यू आकार का होता है एमसी वक्र। किस लिए होता है? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर। थोड़ा सा और बता लेते हैं इसके बारे में डिटेल में कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर प्रारंभ में क्या होता है, जो एमपी होता है वो कैसा होता है? बढ़ता हुआ होता है। पढ़ा ना हमने? तभी क्या होती है? एमसी घटता हुआ होता है। जब एमपी क्या होता है? घटता हुआ होता है, तो एमसी क्या होता है? बढ़ता हुआ होता है। अर्थात प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है तो लागतें क्या होती हैं? कम होती है, और जब उत्पादन घटने लगता है तो लागतें बढ़ती हुई होती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की वजह से ही जो एमसी वक्र है वो यू आकार का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं? अभी तो हमने बनाया था एसी और एमसी, दोनों कैसे दिखते हैं? यू आकार के ही दिखते हैं। चाहे तो आप वापस से बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया एसएसी और ये हमारा हो गया एमसी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन दिखा रही है। क्या दिखा रही है? श्रम का कुल उत्पाद, श्रम का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद अनुसूची अपन को निकालनी है। यहाँ पर कुल उत्पाद दे रखा है, हमें क्या निकालना है? औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। सबसे पहले आपको सबके फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप इसको बना सकेंगे, तभी आप इसको ज्ञात कर सकेंगे। औसत उत्पाद के लिए यहाँ पर हमें टीपी दे रखा है। औसत उत्पाद ज्ञात करना है, यदि हमें एपी ज्ञात करना है तो टीपी में हम भाग लगा देते हैं एल का। ये बताया था ना, जो परिवर्तनशील साधन है उसका भाग लगा देते हैं। और सीमांत उत्पाद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा टीपी बटे में डेल्टा एल, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन। तो बस फॉर्मूले हमारे सामने हैं, अब हम ज्ञात कर सकते हैं। कुल उत्पाद दे रखा है, औसत उत्पाद दे रखा है, 0 आ जाएगा। 15 में 1 का भाग देंगे 15 आ जाएगा। 35 में 2 का भाग देंगे तो 17, 2 एकम 2, 15 2 सत्ते 14, 10 17.5 आ जाएगा। 50 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 20, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18। इसके बाद 40 में 10 का देंगे तो 4 का देंगे तो 10 आ जाएगा। और 48 में 5 देंगे तो 45, ये आ जाएगा आपका एपी। इसके बाद हम निकालते हैं सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद के लिए हम क्या करेंगे? अतिरिक्त इकाई में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हम देख रहे हैं कुल उत्पाद में कितना परिवर्तन हुआ है? 15 का। ठीक है, 15 के बाद हम देख रहे हैं कितने का परिवर्तन हुआ है? 20 का। 35 और 50 कितने का परिवर्तन हुआ है? 15 का। फिर कितने का हुआ है? 40 माइनस 10 का। 50 से 40 क्या हुआ है? 10 कम हो गए ना। और 40 से 48 8 का। तो इस तरीके से हम एपी और एमपी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में नीचे दी हुई तालिका में श्रम का औसत उत्पाद अनुसूची दे रखी है। आपको कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकालना है। हमें पहले क्या दे रखा था? कुल उत्पाद दे रखा था, हमने औसत और सीमांत निकाला है। अब हमें औसत दे रखा है और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद। तो मैंने बताया था आपको, यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, औसत उत्पाद दे रखा है, हमें ज्ञात करना है टीपी। तो टीपी के लिए हम क्या करेंगे? एपी में एल का मल्टीप्लाई कर देंगे। और एमपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल। जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, हमें ज्ञात करना है पहले टीपी और फिर ज्ञात करना है हमें एमपी। ठीक है, अब टीपी याद करते हैं। एपी को एल से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 17, 5 चौक 20 और ये 21। ये हो गया हमारा टीपी। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं हम एमपी। तो एमपी में हम देख रहे हैं शुरू में कितने का परिवर्तन हो रहा है? 2 का। 2 से 6 कितने का हुआ? 4 का। 6 से 12 कितने का परिवर्तन हुआ? 6 का। 12 से 17, 5 का। 17 से 20 3 का। 20 से 21 1 का। तो ये हमारा आ गया एमपी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम, यदि हमें औसत उत्पाद दे रखा है तो हम कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में निम्नलिखित तालिका का श्रम का सीमांत उत्पाद हमें दे रखा है। श्रम का कुल उत्पाद क्या है? 0 है। प्रयोग के 0 स्तर पर श्रम के कुल उत्पाद तथा औसत उत्पाद अनुसूची की गणना कीजिए। अब हमें क्या निकालना है? सीमांत उत्पाद दे रखा है, हमें कुल उत्पाद निकालना है और औसत उत्पाद निकालना है।
कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद हमें दे रखा है, तो जो कुल उत्पाद होता है वो सीमांत उत्पाद का क्या होता है, जोड़ होता है। हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि जो सीमांत उत्पाद का जोड़ क्या होता है, कुल उत्पाद होता है। ठीक है, इसके बाद हमें दे रखा है एपीएल। एपीएल के लिए हम क्या करेंगे, जो टीपीएल है उसमें क्यू का एल का भाग लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एपीएल ज्ञात कर लेंगे, टीपी में एल का भाग लगाकर। अब हम ज्ञात करते हैं पहले कुल उत्पाद। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 3, 3 में 5 करेंगे 8, 8 में 7 करेंगे 15, 15 में 5 करेंगे 20, 20 में 3 करेंगे 23 और 23 में 1 करेंगे 24। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं औसत उत्पाद। औसत उत्पाद के लिए हम टीपी में एल का भाग लगा देंगे। 3 में 1 का लगाएंगे 3, 8 में 2 का लगाएंगे 4, 15 में 3 का लगाएंगे 5, 20 में 4 का लगाएंगे 5, 23 में 5 का लगाएंगे तो 5 चौक 20, 5 छक 30 और 6 में लगाएंगे तो आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम एपीएल और टीपीएल निकाल लेंगे। तो इन तीनों प्रश्न में हमें एक चीज़ दी हुई है, बाकी 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। हमें यदि औसत उत्पाद दिया है तो हम कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं, कुल उत्पाद दिया है तो हम औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं, सीमांत उत्पाद दिया है तो हम कुल उत्पाद और औसत उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई तालिका एक फर्म की कुल लागत आपको यहाँ पर दी गई है। इस फर्म का कुल स्थिर लागत क्या है? सबसे पहले तो आपको कुल स्थिर लागत निकालनी है, टीएफसी। फर्म के कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत की आपको यहाँ पर गणना करनी है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं सारी चीज़ें। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर में सारी चीज़ें ज्ञात करना सीखा था ना, बस उसी आधार पर हम सब कुछ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कुल स्थिर लागत कैसे ज्ञात करेंगे। कुल लागत हमें दी हुई है 0 पे 10 है कुल लागत। तो हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है, उत्पादन 0 होता है तो स्थिर लागतें तो आती हैं लेकिन परिवर्तनशील लागतें नहीं आती। परिवर्तनशील लागतें उत्पादन बढ़ाने के साथ आती है। तो यहाँ पर 10 कुल लागत है। कुल लागत क्या होती है? टीएफसी और टीवीसी का योग होती है। का योग होती है टीएफसी। तो यहाँ पर जो 10 है वो केवल क्या है? कुल स्थिर लागत। तो ये कुल स्थिर लागत जो कि सब में 10, 10, 10 और 10 रहेगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हम निकालेंगे टीवीसी। तो हम कुल लागत में से टीएफसी को घटा देते हैं तो हमारी टीवीसी आ जाएगी। 10 में से 10 गए 0, ये हमारी आ गई टीवीसी। तो हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया? हमने कुल स्थिर लागत ज्ञात कर ली और कुल परिवर्तनशील लागत ज्ञात कर ली। अब हम ज्ञात करते हैं एबीसी, औसत परिवर्तनशील लागत। उसके लिए हम टीवीसी में क्या करेंगे? क्यू का भाग लगा देंगे। एबीसी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? टीवीसी में क्यू का भाग लगा देंगे। 0 में 0 का 0, 20, 35 में 2 का, 45 में 3 का, 60 में 4 का, 6, 50, 6, 48, 20। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा औसत परिवर्तनशील लागत हो गया। अब हमें ज्ञात करना है औसत लागत एसी। तो एसी को हम 2 तरीके से ज्ञात करते हैं, या तो एएफसी और एबीसी को टोटल करके। अब हमने एएफसी तो यहाँ ज्ञात नहीं की, चाहो तो आप उसको ज्ञात करके भी कर सकते हैं, या फिर हम एसी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? टीसी में क्यू का भाग लगा देंगे। जो टीसी है हमारी कुल लागत है उसमें हम क्यू का भाग लगा देंगे। 10 में 0 का लगाएंगे 0, 30 में 1 का लगाएंगे 30, 45 में 2 का लगाएंगे तो 55 में 3 का लगाएंगे तो 70 में 4 का लगाएंगे, 90 में 5 का लगाएंगे तो 120 में 6 का लगाएंगे तो हमारा आएगा 20।
इस तरीके से हमने यहाँ पर AC भी ज्ञात कर ली। अब हमारी बचती है MC। MC ज्ञात करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TC बटे में डेल्टा Q, अर्थात कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। तो हम यहाँ देखते हैं शुरू में कितना परिवर्तन हुआ है, कुछ नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है। 10 से 30 कितने का परिवर्तन हुआ है, 20 का। और 30 से 45 कितने का परिवर्तन हुआ है, 15। 45 से 55 10 का, 55 से 70 15 का, 70 से 90 20 का, और 90 से 120 30 का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीमांत लागत भी ज्ञात कर ली। आपको ये सारे फॉर्मूले यदि पता है तो आप इनको इजीली ज्ञात कर सकते हैं, और ज्ञात करने में आपको कोई भी गलती नहीं रखनी है। हमें बहुत सावधानी से इनको ज्ञात करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला है निम्नलिखित तालिका एक फर्म के लिए कुल लागत आपको फिर से दे रखी है। यह भी दिया है कि औसत स्थिर लागत 4 इकाइयों पर 5 रुपये है। AFC दे रखी है आपको 5, कितनी इकाइयों पर, 4 इकाइयों पर, अर्थात TFC कितनी होगी, 5 गुणा 4 बराबर कितना हुआ, 20, क्योंकि 4 इकाइयों पर दे रखी है ना 5। कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची हमें फर्म के तदनुरूप मूल्यों के लिए हमें निकालनी है। तो निकाल लेते हैं हम ये सारी चीज़ें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी बस वैसे ही निकालेंगे। हमारे सामने यहाँ पर हमें TFC मिल गई है 20, तो TFC कितनी हो गई, 20 20 20 20 TFC लिख लेंगे, क्योंकि ये हमेशा उत्पादन के बढ़ते स्तर के साथ भी स्थिर रहती है। इसके बाद हम निकाल लेंगे TVC। TVC के लिए हम क्या करेंगे, जो TC है उसमें TFC का से माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। TFC हो गई हमारी, TVC हो गई। हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत। अब हम ज्ञात करते हैं औसत परिवर्तनशील लागत, अर्थात AVC। इसके लिए हम क्या करेंगे, TVC में Q का भाग लगा देंगे। AVC के लिए जैसे हम पहले भी लिख चुके हैं फॉर्मूले, TVC में Q का भाग लगा देंगे। 30 में 1 का भाग लगाएंगे, 30 आ गया। 45 में 2 का भाग लगाएंगे, 22.5 आ गया। 55 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3। इसके बाद हम 75 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 35, 4 7 28, 4 8 32, 30, 4 7 28, 18.75। इसके बाद हम 110 में 5 का भाग लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 22। और इसके बाद 165 में हम 6 का भाग लगाएंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 दिया 18, 6 दूनी 12 45, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30। इस तरीके से हमारा ये AVC भी आ जाएगा। तो हमने AVC भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे औसत स्थिर लागत AFC। AFC हमें कैसे ज्ञात करनी है, AFC के लिए हम क्या करेंगे, TFC में Q का भाग लगा देंगे। ठीक है बच्चों, TFC कहाँ दे रखी है आपको, ये इसमें हम Q का भाग लगाते चल जाएंगे। 20 में 1 का भाग लगाएंगे 20, 20 में 2 का लगाएंगे 10, 20 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 छिंग 18 ये आ जाएगा। 20 में हम 4 का लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। 20 में हम 5 का लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। और 20 में हम 6 का लगाएंगे तो 6 तिया 18 20 3 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, AFC भी आ गई। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे अल्पकालीन औसत लागत। अब इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम AVC और AFC का योग कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा TC बटे डेल्टा Q। AC बराबर या तो AFC और ABC का क्या कर दो, योग कर दो, या फिर TC में Q का भाग लगा दो। ठीक है, TC में Q का भाग लगाकर भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो AVC और AFC का योग करके हम ज्ञात कर लेते हैं, या फिर हम कुल में इसमें भाग लगा के भी देख लेते हैं। तो 50 में 1 का भाग लगाएंगे, 50 आ गया। ठीक है, 65 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 32.5। 75 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 15 तिया
3 दूनी 6, 25 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम 95 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 23.75। 130 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 30 बचा, 5 6 के 26। और 185 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो 6 तिया 18 और बचेगा हमारा यहाँ 30। 6 8 48 लगभग ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर 6 तिया 18 और 30.6 20 लगभग ये आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे अल्पकालीन सीमांत लागत MC। तो MC के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा TC बटे डेल्टा Q। ठीक है, मतलब कुल लागत में होने वाला परिवर्तन। तो हम यहाँ देखेंगे शुरू में 50 का परिवर्तन हुआ है 1 पर, 50 से 65 कितना परिवर्तन हुआ है 15 का, 65 से 75 10 का परिवर्तन, 75 से 95 20 का परिवर्तन, 95 से 130 10 में से गए 5, यहाँ बचे 12 में से 9 गए 3, 35 का परिवर्तन और 185 से 130 अर्थात 5 में से 0 गए 0 और 8 में से 3 गए 5। कितने का परिवर्तन, सॉरी 55 का परिवर्तन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर MCB निकाल लिया। तो हम इस तरीके से सारी चीज़ें निकालेंगे जैसे कि हमने लास्ट प्रश्न में सॉल्व किया था। आपको एक एक चीज़ ध्यान से निकालनी है। हम यहाँ पर ABC और AFC का योग करके AC को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने इस सूत्र से निकाला है वो सही है या नहीं, इस सूत्र से निकाला है वो सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची आपको यहाँ पर दी गई है। फर्म की कुल स्थिर लागत कितनी है 100 रुपए। फर्म की कुल स्थिर लागत है 100 रुपए। 100 क्योंकि ये तो बदलती नहीं है। तो आपको क्या निकालनी है, फर्म के कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और अल्पकालीन औसत लागत निकालनी है। हमने यहाँ पर कुल स्थिर लागत हमने देख ली है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत। सीमांत लागत हमको दे रखी है तो हम इससे TC कैसे ज्ञात करेंगे। हमने बताया था कि जो TC है वो क्या होता है सिग्मा MC, जो कुल लागत सीमांत लागत है उसका योग होता है। तो हम निकालते चले जाते हैं। यहाँ पर शुरू में आएगा 100 इसीलिए आएगा क्योंकि कुल स्थिर लागत भी है। 100 में 500 का टोटल करेंगे, कितना आया 600, 600 में 300 का 900, 1100, 1400, 1900 और 2700। ठीक है, कुल लागत हमारी आ गई। अब हम निकालेंगे TVC, कुल परिवर्तनशील लागत। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो TC है उसमें से TFC को माइनस कर देंगे। 100 में से 100 गए तो कुछ नहीं आएगा, 600 में से 100 गए तो 500, 800, 1000, 1300, 1800 और ये 2600। ये हमारी आ गई TVC। अब इसके बाद हमें निकालनी है औसत परिवर्तनशील लागत अर्थात ABC। तो TVC हम में क्या कर देंगे, हम Q का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर आएगा कुछ भी नहीं, TVC हमारी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा इसमें, या फिर हम यहाँ पर 0 भी कर सकते हैं। TVC हमारी 0। 500 में हम 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 500, 800 में 2 का 400, 1000 में 3 का। इसके बाद 1300 में 4 का लगाएंगे, 4 तिया 12, 10, 4 दूनी 8, 325। इसके बाद हम 800 में 5 का लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1600, 160। इसके बाद हम लगाएंगे 2600 में 6 का, तो 6 चौक 24, 6 तिया 18,
24, 20, 6 × 18, 20, 24, 20, 6 × 18, 20, 6 × 18, लगभग ये आंसर आएगा। ABC हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है अल्पकालीन औसत लागत अर्थात AC। तो उसके लिए TC में हम Q का भाग लगाएंगे। TC हमारी ये है, इसमें हमें Q का भाग लगाना है। 100 में 0 का भाग लगाएंगे 0, 600 में 1 का भाग लगाएंगे आएगा 600। इसके बाद 900 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 450। 1100 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 × 3 = 9, 20, 3 × 18, 20, 3 × 18, लगभग ये आंसर आएगा। 1400 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 × 3 = 12, 20, 4 × 5 = 20, 350। इसके बाद 1900 में हम लगाएंगे 5 का। 1900 में 5 का भाग लगाएं तो 5 × 3 = 15 और 5 × 8 = 40, लगभग 380। 2700 में हम लगाएंगे 6 का भाग तो आएगा 6 चौक 24, 6 × 5 = 30 और ये आ गया 450। यहाँ पर 1800 जो TVC है, TVC में यदि हम Q का भाग लगाएंगे 5 का तो यहाँ पर 360 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम TFC, TC, TVC और ABC और AC ज्ञात करेंगे यदि हमें सीमांत लागत दी हुई होती है। तो आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन आपको दे रखा है Q = 5L 1/2, K 1/2। हमने कॉब-डगलस उत्पादन फलन पढ़े थे ना, उसी के आधार पर है। तो अधिकतम संभावित निर्गत निकालनी है जिसका कि उत्पादन फर्म कर सकती है 100 इकाइयाँ L पर और 100 इकाइयाँ K द्वारा। तो हमको क्या करना है, Q = 100 इकाइयाँ L, 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई 100 इकाइयाँ क्या K, 1/2। हमें फॉर्मूला दे रखा है, उसमें हमें जो फिगर है वो फिट करके इसको सॉल्व करेंगे हम। 5, यदि 100 का हम अंडर रूट निकालेंगे 1/2, अर्थात अंडर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है तो 10 आएगा और ये भी 10 आएगा। तो कितना आ गया, 500 इकाइयाँ। तो कितने का उत्पादन करेगी फर्म, 500 इकाइयों का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए एक फर्म का उत्पादन फलन Q = 2L² और K² आपको दे रखा है। अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात करनी है जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 5 इकाइयाँ L और 2 इकाइयाँ K द्वारा। तो आपको वही करना है जो अभी हमने लास्ट प्रश्न में किया था। हमें क्या करना है, केवल फिगर फिट करना है। 2 इकाइयाँ K के द्वारा। कितना आंसर आ गया, 200 इकाइयाँ। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम संभावित निर्गत क्या है जिसका फर्म उत्पादन कर सकती है 0 इकाई L के द्वारा और 10 इकाई K के द्वारा। अब यहाँ पर हमें दूसरा फिगर भी फिट करना होगा। 2 0 K कितना दे रखा है हमें, 10। तो 2 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि एक फर्म के लिए 0 इकाई L और 10 इकाइयों K के द्वारा अधिकतम संभावित निर्गत निकालना है जब इसका उत्पादन फलन है। ये आपको उत्पादन फलन दिया हुआ है, Q = 5, L कितना है 0 और K कितना है, हमें यहाँ पर दे रखा है 10। K हमें दे रखा है यहाँ पर 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा और यहाँ पर 20, तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर प्लस है इसीलिए यहाँ पर 0 नहीं आया। पहले वाले सवाल में मल्टीप्लाई था इसीलिए 0 आ गया, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, लेकिन जोड़ते हैं तो 0 नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर 20 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सॉल्व होते हैं। आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है वो है TC ज्ञात करना, MC ज्ञात करना, ABC ज्ञात करना, TVC ज्ञात करना, TFC ज्ञात करना, TVC ज्ञात करना। इसके अलावा हमने TP, AP, MP ज्ञात
करना सीखा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसके फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड चैप्टर है उत्पादन और लागत समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत, जिसमें हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, उसमें एक फर्म किस तरीके से अपना संतुलन स्थापित करती है। इसके लिए आपको आगे के वीडियोस देखने होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।